सभी को प्रणाम। लोकबात की खास पेशकश कहानियों का काफिला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ स्वयं प्रकाश की प्रसिद्ध कहानी पार्टीशन। यह कहानी एक ऐसे माहौल की ओर संकेत करती है जिसमें इंसान का मूल उसकी कौम, उसके धर्म से संबंध कर दिया जाता है। विभाजन की त्रासदी को बयां करती इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि किस तरह एक छोटी सी लगने वाली घटना कितनी बड़ी बनकर इंसान और इंसानियत दोनों को किस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर सकती है। कहानी के अंत में कुर्बान भाई का बदला हुआ आदमी का स्वरूप लगता है जो टोपी पहनकर लतीफ़ भाई के साथ मस्जिद की तरफ जाता है, किंतु चिंतनशील पाठक को विश्वास नहीं होता कि कुर्बान भाई सच्चे अर्थों में बदल सकते हैं। ऊपरी बदलाव से भीतरी बदलाव नहीं होता। कुर्बान भाई जैसे सच्चे और खरे इंसान पर मस्जिद का रंग चढ़ जाएगा यह सहसा यकीन नहीं होता, तो क्यों कुर्बान भाई पर मस्जिद का रंग चढ़ जाता है, क्यों वे बदल जाते हैं। इसी को जानने के लिए आइए सुनते हैं स्वयं प्रकाश की बहुत चर्चित कहानी पार्टीशन आलोक रंजन पांडे की स्वर में। आप कुर्बान भाई को नहीं जानते? कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स हैं, कस्बे का दिल हैं। आज़ाद चौक और इन आज़ाद चौक पर कुर्बान भाई की छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ हर समय सफ़ेद कमीज पजामा पहने 2-2, 4-4 आने का सौदा सुलभ मांगती बच्चों बड़ों की भीड़ में घिरे कुर्बान भाई आपको नज़र आ जाएंगे। भीड़ नहीं होगी तो उकरू बैठे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटी फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर उठाते और माथे पर बिखरे आवारा अधकचरे बालों को दाएं या बाएं हाथ की उंगलियों में फंसा पीछे सहेजते। यदि आप यहाँ से सौदा लेना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे वाजिब दाम और सबसे ज़्यादा सही तौल और शुद्ध चीज़। जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी वे कभी आपको नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी पड़ी सड़ जाए आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपके लायक नहीं है, रंग मिली हुई है या किसी तरह खराब है, तेल मज़ेदार नहीं है, रेपसीड मिला है, दिया बत्ती के लिए चाहे तो तेल ले जाएं। यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता है दूसरी बार वह कहीं नहीं जाता। क्यों चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की सुविधा और भरोसा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो सामान आप ले जा रहे हैं उसका लिफाफा या थैली बगैर देखे मत फेंकिएगा। मुमकिन है उस पर कोई खुददार या खूंखार शेर लिखा हो। न जाने कितने लोग उनसे कह कर हार गए कि गले में एक कॉपी रख लें, शेर होते ही फौरन उसमें दर्ज कर लें। कुर्बान भाई सुनते हैं, सहमत भी हो जाते हैं, जो चीज़ें खो गई उन पर दुखी भी होते हैं, पर करते वही हैं। मेरा भी इस शानदार आदमी से इसी तरह परिचय हुआ। दफ्तर लौटते हुए कुर्बान भाई की दुकान से कोई चीज़ लेकर घर आया। लिफाफे पर लिखा था, फकत पासे वफादारी है वरना कुछ नहीं है मुश्किल। बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आंखों में पानी है। और यह आदमी आज भी 4-4 आने के सौदे तौल रहा है। और क्यों तौल रहा है इसकी भी एक कहानी है। कुर्बान भाई के पिता का अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था। 2 बड़े बड़े मकान थे, हवेलियां कहना चाहिए। नया बाजार में खूब बड़ी दुकान थी। 12 नौकर थे। घर में बग्घी तो थी ही, एक बेबी ऑन्स्टीन भी थी जो सैर पर जाने का काम आती थी। संयुक्त परिवार था। पिता मौलाना आज़ाद के सौदाइयों में से थे। बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे। कुर्बान भाई उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। न भविष्य की चिंता थी न बुढ़ापे का डर। मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी। इश्क, शायरी, हॉस्टल और ख्वाब।
तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गए, दुकानें जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए, पिता ने सदमे से खटिया पकड़ ली और मर गए। नौकर घर की सारी पूंजी लेकर भाग गए। बचे खुचे को लेकर अपनी जान लिए कुर्बान भाई नागौर चले गए। वहाँ से मिर्ता से टोंक। कहाँ जाएं, कहाँ सिर छिपाएं? क्या पाकिस्तान चले जाएं? नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते? धीरे धीरे घर के बिकने लायक चीज़ें सब बिक गईं और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बहुत मुश्किल था। जिस पर हुनर कोई जानते नहीं थे, तालीम अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण जल्दी वहाँ से निकाल दिए गए। लेकिन मालिक होने का ठसका एक बार टूटा तो टूटता ही चला गया। स्थिति यह थी कि हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो शक सुबह की बर्छियों से छेद दिए जाते थे, और मुसलमानों में खपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टुक टुक हो जाते। उतरते गए, मजदूरी तक, हमाली तक, छुटपुट कारीगरी तक, इंसानियत तक। नए नए काम सीखे, मजबूरी सिखा ही देती है। साइकिल के पंक्चर फोड़े, पीपों कनस्तरों की झालन लगाई, ताले, छतरियाँ, लालटेनें ठीक की, चुनरी बंधेज की रंगाई में काम किया, हाथी दांत की चूड़ियाँ काटी। शहर दर शहर अब हमला सांप्रदायिक उन्माद का नहीं, मशीन का हो रहा था। जो चीज़ें पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसलती लगती। धक्के खाते खाते पता नहीं कब कैसे यहाँ इस कस्बे में आ गए, और एक बुजुर्ग नमाजी मुसलमान के 50 रुपये उधार लेकर एक दिन यह दुकान खोल बैठे। कुछ पुड़ियों में दाल चावल, माचिस, बीड़ी सिगरेट, गोली, चॉकलेट, क्या बताऊं। एक आदमी के दर्द और संघर्ष की तवील दास्तान का सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चंद अल्फाज में निपटा देना न सिर्फ ज्यादती है, बल्कि उस संघर्ष का अपमान भी है, उसका मजाक उड़ाने जैसा भी है। पर क्या करूं, कहानी जो कहने जा रहा हूं दूसरी है। दुकान के जरा जमते ही कुर्बान भाई ने अखबार खरीदना और पत्रिकाएं मंगाना शुरू कर दिया। उनका ठिया हो गया था, पहनने के 2 जोड़ी कपड़े हो गए थे, रोटेशन चल गया, गिराकी जम गई, तो आगे ख्वाहिश कौन सी थी। बच्चे कोई जिए नहीं थे, शौक मौज सैर सपाटा भूल हो चुकी थी। मियाँ बीबी 2 जनों के लिए अल्लाह का दिया हुआ बहुत था, पत्रिकाएं क्यों न मंगाते। और उस समय कोई पत्रिका आती तो बुक पोस्ट हो या बीपी, उसे लेने कुर्बान भाई खुद पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते। पत्रिका को बड़े जतन से संभाल कर रखते और उसका पन्ना पन्ना हरूफ चट जाते। कई बार जैसे किसी भूखे प्यासे को 56 भोग मिल गया हो, अदब से अब भी इसी तरह मोहब्बत करते थे। पत्रिकाएं मंगाकर खरीद कर पढ़ते तो थे ही, और अपनी फाइल हिफाजत से रखते भी थे। इसी सिलसिले में उनका संस्कार बोलने लगा। लोगों ने देखा, शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी 420 कभी नहीं करता, कम नहीं तौलता, अबे तबे नहीं करता, गंदे मजाक नहीं करता, सभी से अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हर एक के काम आता है। हर काम में इसके एक नफासत, संस्कारिकता झलकती है। इसलिए धीरे धीरे कस्बे में प्रतिष्ठित लोग दुआ सलाम करने लगे। व्यापारियों के यहाँ कोई शादी विवाह कुछ होता, उसके कार्ड आने लगे। आकर्षित होकर ठग के पास ठग भी आने लगे। अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर गालिब पर बहस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान पढ़े लिखों का अड्डा बन गई। लेक्चरर, अध्यापक, पत्रकार, पढ़ने लिखने वाले सभी वहां आने लगे। शाम होते ही कुर्बान भाई की दुकान ठहाकों और बहसों से गुलजार हो जाती। कुर्बान भाई अदब अर्ज करते, चाय वाले को चाय के लिए आवाज़ लगाते हैं और टाट की कोई बोरी निकालकर चबूतरे पर बिछा देते। ग्राहकी भी चलती रहती, बहसें भी, ठहाके भी, और बीच बीच में वह इसमें भी संकोच नहीं करते कि किसी को छावड़ी पकड़ाकर दूर रखे थैली से किलो भर साबुत मिर्च भरने
या फलां के नस्तर से पीछे नमक की थैली निकाल देने या 10 चीज़ों को टटोल मिला देने से जैसा काम पकड़ा देते थे। बड़े मज़ेदार दृश्य होता कि अंग्रेजी साहित्य का व्याख्याता सड़क पर खड़ा पटक पटक कर लहसुन के छिलके उड़ा रहा है, या प्रांतीय अखबार का संवाददाता उकड़ू बैठकर चबूतरे के नीचे रखी बोरी से मुल्तानी मिट्टी निकाल रहा है, या इतिहास के वरिष्ठ अध्यापक हम लोगों के संपर्क से कुर्बान भाई बदलने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी एक अदबी शख्सियत भी है। हमने उनसे उर्दू सीखी, उनकी लाइब्रेरी की तरतीब दी, रिसाले की जिल्दें बनवाई और उस लाइब्रेरी को खूब लाभ उठाया। हम लोग कुर्बान भाई को पकड़ पकड़ कर मुशायरों नाशिस्तों में ले जाने लगे। हमने उन्हें ऐसी पत्रिकाएं दिखाईं वैसी उन्होंने पहले देखी नहीं थी। ऐसे लेखकों कवियों के बारे में बताया जो सिर्फ उनकी कल्पना में ही थे। ऐसे शायरों की रचनाएं सुनाई जो साकी, शराब वगैरह को कब का अलविदा कह चुके थे, और ऐसी राजनीति से उनका परिचय कराया जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ उड़ती उड़ती बातें ही सुनी थी। उनके दिमाग में काफ़ी मजहबी कबाड़ भरा हुआ था। सुई से प्रबुद्ध होने के बावजूद हम झाड़ू लेकर पिल पड़े। हमने उन्हें अखबार और विचार का चस्का लगा दिया, जैसे पहले किसी ने करना जरूरी नहीं समझा था। नतीजा यह निकला कि वह हफ्ते में एक रोज छुट्टी रखने लगे। रात को खाने के बाद हमारे साथ घूमने जाने लगे। अपने अतीत के बारे में सोच सोच कर गुस्से भरे रहने की बजाय भविष्य की तरफ देख देख कर कभी कभी चहकने भी लगे और हमारे नज़दीक से नज़दीकतर होने लगे। एक नए किस्म का लौंडापन उन पर चढ़ने लगा। उन्हें हमारी लत पड़ने लगी। वह हमारा हर शाम इंतजार करते और हम नहीं पहुंच पाते तो वह खुद हमारे घर आ जाते थे। अब हुआ यह भी कि कस्बे के शरीफ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कुर्बान भाई की ख्याति से हमें लाभ न हुआ। हमारी बदनामी की लपेट में वह भी आने लगे। जिस परिमाण में कुर्बान भाई को जो समय हमें मिलता, उसी परिमाण में वह उनके पुराने दोस्तों लतीफ़ साहब, हाजी साहब, इमाम साहब वगैरह के हिस्से से कम हो जाता। नमाज पढ़ने वह सिर्फ शुक्रवार को जाते थे, अब वह भी बंद कर दिया। बाज वगैरह में चलने को कोई पहले भी उनसे कभी नहीं कहता था, अब भी नहीं कहता। मदरसे को पहले भी चंदा नहीं देते थे, अब भी दे देते थे। हाँ, कभी कभी होने वाली राजनीतिक सभाओं में जाने को और कस्बे की राजनीति में दिलचस्पी लेने के लिए उनके लिए खतरनाक समझकर बिरादरी वाले उन्हें टोकने जरूर लगे। पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए नहीं है, समझे? चुपचाप सालन रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो, बेकार कभी धर लिए जाओगे, हमें भी फंसवाओगे। अब यहाँ रहना ही है तो पानी में रहकर मगरमच्छों के मुंह से चिढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन अपनी मस्ती में मस्त थे हम लोग। न हमें पता चला, न खुद कुर्बान भाई को, कि अब उन्हें इमामबाड़ा वाले ही कहीं शाखा वाले भी घूरते हुए निकलने लगे हैं। शाम को उनकी दुकान पर आने वाले कुछ देशप्रेमी किस्म के लोगों की सतत अनुपस्थिति का गुड़हाट भी हमें समझ नहीं आया। इसलिए आखिर वह घटना घटी गई जिसने इस कहानी को एक ऐसे अप्रिय मुकाम तक पहुंचा दिया जो मन की करवाहट से भर देता है। एक दिन दोपहर की बात है, एक बैलगाड़ी वाले ने ठीक उनकी दुकान के सामने गाड़ी रोकी, बैल खोले और गाड़ी का अगला हिस्सा कुर्बान भाई के चबूतरे पर टिका दिया। गांव में आने वाले इस चौक में गाड़ियां खड़ी करते हैं, बैल खोलते हैं और उन्हें चारा डालकर अपना काम काज निपटाने चले जाते हैं। शाम को लौटते हैं और जोत पर चले जाते हैं। लेकिन वह गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई। अब कोई ग्राहक कुर्बान भाई की दुकान तक पहुंच ही नहीं सकता था, बल्कि वह खुद भी पड़ोसी के चबूतरे पर से हुए बिना नीचे नहीं उतर सकते थे। गाड़ी वाला वकील उखचंद का हाली था और कुर्बान भाई को मालूम था कि अभी यह गाड़ी खरीद करके गया है और शाम को ही लौटेगा। कुर्बान भाई ने उससे गाड़ी जरा बाजू में खड़ी करने और बैलों को किनारे बांध देने को कहा। उसने अनसुनी कर दी। कुर्बान भाई ने खुद उठकर चबूतरे पर टिके उसकी गाड़ी को अगले छोर को उठाया और गाड़ी को धक्का लगाकर, लेकिन तभी उस आदमी ने कुर्बान भाई के गिरबान पकड़ लिया और गालियां बकने लगा और कुर्बान भाई का चश्मा नोच लिया और धक्का मुक्की करने लगा। ठीक इसी समय कोर्ट से लौटते
वकील ऊखचंद उधर से गुजरे और उन्होंने आवाज मारकर पूछा, क्या हुआ रे गोम्या? गोम्या बोला, मैंने कुटे, यानी मुझे मार रहा है। वकील ऊखचंद ने पूछा, कौन? गोम्या बोला, ये मियों। कुर्बान भाई सन्न रह गए। बात समझ में आते आते भीतर तक हचमचा गए। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वे जमीन पर उकड़ू बैठ गए और सिर पकड़ लिया। अंधेरे का एक ठोस गोला कलेजे से उठा और हलक में आकर फंस गया। बरसों से जमी रुलाई एक साथ फूट पड़ने को जोर मारने लगी। यह क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या गोम्या उन्हें जानता नहीं? एक ही मिनट में कुर्बान भाई से मियाँ कैसे बन गए? एक ही मिनट में नहीं लगा। बरसों से तिल तिल मरकर जो प्रतिष्ठा उन्होंने बनाई, हर दिन का हर पल जैसे एक एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर जो सम्मान, जो प्यार अर्जित किया, हर दिन खुद को समझाकर कि पाकिस्तान जाकर कोई भी नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे हैं यही मस्त हैं, अल्लाह सब देखता है, जाने दो जोश को, डूबने दो सुरैया का सितारा, भुला देने दो दोस्तों को, लूट जाने दो कारोबार को, झूठे बदमाशों के कब्जों में चले जाने दो हवेलियाँ, गुमनाम पड़ी रहने दो भाइयों की कब्रें, दफना दो भरे पूरे घर का सपना, शायद कभी फिर अपना भी दिन आए, तब तक सब्र कर लो। क्या क्या कीमत रोज चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सहजता उन्होंने अर्जित की थी, और कितनी बड़ी दौलत समझ रहे थे इसको। और लो, तिल तिल करके बिना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। एक जाहिल आदमी, लेकिन जाहिल वो है या मैं एक मिनट भर में कुर्बान भाई से मियाँ हो जाऊंगा, यह कभी सोचा क्यों नहीं? अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर भी ये लोग हमें अपनी छाती का बोझ समझते हैं। यह बात कभी नज़र क्यों नहीं आई? पाकिस्तान चले जाते तो लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी ओछी बातें तो नहीं सुननी पड़ती। हैफ है, धिक्कार है, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। अल्लाह या अल्लाह। वकील ऊखचंद गोम्या हाली को समझाते बुझाते साथ ले गए। गाड़ी बैल वहीं छोड़ गए। अड़ोसियों पड़ोसियों ने कुर्बान भाई को संभाला। उनकी बत्तीसी भींच गई थी और होठों के कोनों से झाग निकल रहे थे। लोगों ने गाड़ी बैल हटाए, कुर्बान भाई के चबूतरे पर लिटाया, हवा की मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए। वकील ऊखचंद की गालियां दी। कुर्बान भाई को आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। उन्हें क्या मालूम था कुर्बान भाई के भीतर क्या टूट गया। अभी अभी जिसे उन्होंने इतने बरस नहीं टूटने दिया था, अंदर की चोट दिखाई कहाँ देती है। लोग इकट्ठे हो गए। सारे कस्बे में खबर फैल गई। जिस जिसको पता चलता गया वे आता गया। हम लोग भी पहुंच गए। अब बीसियों लोग थे और बीसियों बातें। काफ़ी देर समझाने फुफकारने के बाद तय हुआ कि यह बदतमीजी चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, थाने में रपट लिखानी चाहिए। लिहाजा चला जुलूस थाने पर। रास्ते में किसी को पेशाब लग गया, किसी को हगास। थाने पहुंचते पहुंचते हम सिर्फ कुछ लोग ही रह गए कुर्बान भाई के साथ। थानेदार नहीं थे। अभी अभी मोटरसाइकिल लेकर कहीं निकल गए। मुंशी था। मुंशी ने रपट लिखने से साफ इनकार कर दिया। क्यों ना करता? थानेदार के पास पहले ही वकील ऊखचंद का टेलीफोन आ चुका था। वकील ऊखचंद सत्ता पार्टी के जिला मंत्री थे। कुर्बान भाई कौन थे? हम लोग कौन थे? आधे घंटे की हुज्जत और 1.5 घंटे तक थानेदार की प्रतीक्षा करने के बाद अपना सा मुंह लेकर हम लौट आए। शाम को फिर आएंगे। शाम को हम लोगों के सिवा दुकान पर कोई नहीं पहुंचा और हम लोगों के साथ थाने चलने का जरा भी उत्साह कुर्बान भाई ने नहीं दिखाया। दुकानदारी ने उन्हें जैसे एकदम व्यस्त कर लिया, जैसे वे हमसे बात करने का भी उनके पास समय नहीं था। एक अपराध बोध के तहत हम भी कुर्बान भाई से कटे कटे रहने लगे। हालांकि घटना इतनी बड़ी नहीं थी जिसे इतना तुल दिया जाए। थानेदार तो क्या, कोई भी होता तो खुद पुलिस के चक्कर में पड़ने की बजाय जो हो गया उसे एक जाहिल आदमी की मूर्खता मानकर भूल जाने को तैयार हो जाता। पर हमें लग रहा था हमारे दोस्त पर हमला हुआ है और हम कुछ नहीं कर सके, किसी काम नहीं आ सके उसके। यह भी लग रहा था कि ज़्यादा उत्साह दिखाया तो कुर्बान भाई के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भी लग रहा था
कि जो हुआ उसमें पुलिस से हस्तक्षेप और सहायता की उम्मीदें बेकार है। इसका मुकाबला राजनीतिक स्तर पर ही किया जा सकता है, जिसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, 5 से 50 हो जाना चाहिए। लेकिन यह सब बहानेबाजी था। सच यह है कि कुर्बान भाई को एकदम अकेला छोड़ दिया था हमने। शायद हम उनकी तकलीफ को शेयर कर ही नहीं कर सकते थे, पर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। कुर्बान भाई की दुकान पर कई दिन पहले का सा रंगत तार जमवारा नहीं हुआ। वह बुझे बुझे से रहते थे, बहुत कम बोलते थे और हमें देखते ही दुकानदारी में व्यस्त हो जाते थे। वह घुट रहे थे और भूल रहे थे, पर खुल नहीं रहे थे। हम उन्हें नहीं खोल पाए। एक दिन जब मैं पहुंचा तो मेरी तरफ उनकी पीठ थी। किसी से कह रहे थे, आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। और मुझे देखते ही चुप होकर काम में लग गए। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप उसे नहीं पढ़ें, और पढ़ें तो यह जरूर सोचें कि क्या इसका कोई और अंत हो सकता था, अच्छा अंत? अगर हाँ तो कैसे? बात बस यह बची है कि कई दिन बाद जब दोपहर में मैं आज़ाद चौक से गुजर रहा था, जिसका नाम अब संजय चौक कर दिया गया था, और वह शुक्रवार का दिन था, मैंने देखा कि कुर्बान भाई की दुकान के सामने लतीफ़ भाई खड़े हैं और कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा रहे हैं और उन्होंने टोपी पहन रखी है और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दिल की छूने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप लोक बात चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। यदि आप कोई अपने मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर आपके सामने वह कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।